ऐसे कौन से मिथ हैं जो सबसे ज़्यादा आपको सुनने में आए हैं, लोग आपसे पूछते हैं और जो आपको लगता है कि ये कितने टाइम से चले आ रहे हैं और इनका कोई मतलब नहीं है? लोगों को लगता है काजल लगाने से आंखें बड़ी हो जाती है, जैसे कि नए नए प्रोडक्ट्स लगाने के, कॉस्मेटिक करने से बच्चों की और डिफिकल्टीज हो जाती है, नए नए रिएक्शन, स्किन प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें शुरू हो जाती माँ तीखा खाती है तो उससे बच्चों की बॉडी पे असर पड़ता है। है। माँ ऑलरेडी लेबर पेन से गुजरी है, फिर पोस्टमार्टम डिप्रेशन वाली जो चीजें चलती है, स्लीपलेस नाइट चल रही है, बच्चे को संभालने का प्रेशर है, इस दौरान तुम उसको खाना भी ढंग का नहीं दोगे। आपको क्या लगता है कितना गलत है ये बच्चों को फ़ोन देना? देखिए, स्क्रीन टाइम आजकल का बहुत बड़ा डिजास्टर बनता है। ओबेसिटी बढ़ रही है, चाइल्डहुड ओबेसिटी, बिहेवियर डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। पेट वाली जगह थी, वहाँ पे वो दागा गया, जो होता है ना, वो जलाते हैं वहाँ पे, और उसको ट्रीट करने के लिए हमें और सीवियर एंटीबायोटिक्स और सारी चीजें करनी पड़ी। हेलो फ्रेंड्स, मीट अवर गेस्ट टुडे पलक विनायका। शी इज गोल्ड मेडलिस्ट एमडी पीडियाट्रिशियन। इन्होंने 2 साल के अंदर 4000 बच्चों को ट्रीट किया है। इनकी खासियत यह है कि इन्होंने कोविड-19 के टाइम पे सिर्फ बच्चों को नहीं, अडल्ट को भी ट्रीट किया है और इन्होंने गांव-गांव जाकर सभी को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की है। हेलो पलक, हाउ डू यू फील टुडे? वेरी नाइस सचिन, थैंक यू। तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए सीधा क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पलक, हमारा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि लोगों में मिथ बहुत ज़्यादा है। ऐसे कौन से मिथ हैं जो सबसे ज़्यादा आपको सुनने में आए हैं, लोग आपसे पूछते हैं और जो आपको लगता है कि ये कितने टाइम से चले आ रहे हैं और इनका कोई मतलब नहीं है? देखिए, बीइंग अ पीडियाट्रिशियन, आपकी ओपीडी में रोज कोई ना कोई पेशेंट नए-नए मिथ्स लेके आता है। बहुत सारे मिथ्स जो हम आजकल सच ही मानने लगे हैं, जिसमें से पहला, बच्चे की आँखों में काजल लगाना। लोगों को लगता है काजल लगाने से आँखें बड़ी हो जाती है। अगर ऐसा होता तो हमारे जो चाइनीज़, जापानीज़ भाई लोग हैं, कि आँखें कितनी बड़ी कर सकते थे ना काजल लगा के। तो आँखों की साइज़ जो है वो जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं होता कि हम काजल लगा के आँखों की साइज़ बड़ी कर सकते हैं। दूसरा मिथ होता है कि हमारा बच्चा काला ना हो जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, तो हम उसके ऊपर, पैदा हुआ है उसके बाद से मलाई लगा रहे हैं। मलाई लगाने से बच्चे का कलर फेयर नहीं होगा। जो माँ-बाप का कलर है, जो उसकी जेनेटिक्स है, उसी के हिसाब से उसका कलर डिसाइड होगा। मलाई लगाने से, बच्चों को ज़बरदस्ती की नए-नए प्रोडक्ट्स लगाने के, कॉस्मेटिक करने से बच्चों की और डिफ़िकल्टीज़ हो जाती है, नए-नए रिएक्शन, स्किन प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा मिथ, बच्चा पैदा होगा तो हम उसे घुट्टी देंगे। घुट्टी में हम क्या देंगे? या तो हम उसे जायफल चटाएँगे या हम उसे हनी चटाएँगे। बच्चों का इंटेस्टाइन, बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। ऐसे सिनेरियो में उसको हनी चटा के हम उसको इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए प्रोन कर रहे हैं। तो ये सारे मिथ्स हमें पूरी तरीके से एलिमिनेट करने हैं, ये सब हमें नहीं करना है। बच्चों की मसाज भी की जाती है, मतलब जैसे ही वो पैदा होते हैं तो हमने देखा है कि जनरली ये तो है ही कि भैया मसाज तो करानी है, इससे उनकी हड्डियां मजबूत हो जाएगी और उनका बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी और बहुत ही जोर जोर से मसाज की जाती है, अलग अलग तेल यूज करते हैं। क्या वो सही है? अकॉर्डिंग टू मी, मसाज, अगर बच्चा हमारा सूदिंग इफेक्ट ले रहा है, मसाज करने के बाद बच्चा आराम से 3 घंटे, 4 घंटे की नींद ले रहा है, तो हम बिल्कुल करा सकते हैं। मसाज इसलिए कराना कि उसकी हड्डी मज़बूत होगी, तो वो तो बिल्कुल कोई फैक्ट नहीं है। हड्डी मज़बूती के लिए विटामिन डी, कैल्शियम एसेंशियल होता है। कोई बाहर से ऑयल लगाने से हड्डियाँ मज़बूत नहीं होती है बच्चे की। तो हमें उसको माँ का दूध देना है, विटामिन डी देना है, कैल्शियम देना है। अलग-अलग तेल, नए-नए प्रकार के तेल आते हैं मार्केट में, उससे और बच्चों को स्किन रिएक्शंस हो जाते हैं। कितने सारे बच्चे वो छोटे-छोटे दाने लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी के सीज़न में हमने सरसों के तेल से मालिश कर दी। हमने कोई नया तेल आया था मार्केट में, वो लगा दिया बच्चों को। उसकी वजह से बच्चों को और स्किन रिएक्शंस होते हैं, बच्चे ज़्यादा परेशान होते हैं। तो आपको मसाज सिर्फ़ तब करनी है अगर आपका बच्चा नॉर्मली उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो। अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आपको उसको ज़बरदस्ती रुला के मसाजेज़ नहीं करनी है। एक बच्चों की लोई भी की जाती है और कहते हैं कि लोई करने से बच्चों को बाल नहीं आते, तो क्या ये भी सही है? नहीं, एब्सोल्यूटली नॉट, ये एक मिथ है। जो जेनेटिक्स हैं वही हेयर ग्रोथ, हेयर कलर, स्किन कलर, ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। लोई या ये सब करने से कुछ नहीं होता। एक मिथ ये भी है कि जब माँ को कुछ मतलब अगर माँ कुछ गलत खा लेती है या माँ तीखा खाती है तो उससे बच्चों की बॉडी पे असर पड़ता है। तो क्या ये बात सही है? मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाती हूँ। परसों ही मेरी ओपीडी में हुआ था कि एक मदर आई थी उसकी सासू माँ के साथ बच्चे को लेके। बच्चे को हो रहे थे लूज़ मोशंस। लूज़ मोशंस के कारण कहीं न कहीं उसके जो हिप रीजन है उसके ऊपर रेडनेस और रैशेज़ थे। मदर जो सासू माँ थी, उन्होंने कहा, देखो मैम, इसने मेरे को मना करने के बावजूद भी मिर्ची वाला खाना खा लिया, उसके कारण बच्चा देखो हमारा कितना परेशान हो रहा है।
माँ के दूध से मिर्ची ट्रांसफ़र होगी, ये कहाँ का लॉजिक है? ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चे को लूज़ मोशंस हो रहे थे, इस वजह से वाला स्किन इरोड हुआ। लैक्टोज़ इंटॉलरेंस जो हम ऊपर का दूध दे देते हैं, कभी-कभी बॉटल फीड कर देते हैं, उन सब रीज़न्स की वजह से भी बच्चों को लैक्टोज़ इंटॉलरेंस हो जाता है। तो वो सब रीज़न के कारण बच्चे के एनएस रेडनेस थी। इसलिए नहीं थी कि माँ ने मिर्ची खा ली। माँ ऑलरेडी लेबर पेन से गुज़री है, फिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन वाली जो चीज़ें चलती है, स्लीपलेस नाइट चल रही है, बच्चे को सँभालने का प्रेशर है। इस दौरान तुम उसको खाना भी ढंग का नहीं दोगे। ये तो कहीं का लॉजिक नहीं है। इस कारण ही हमारी मदर्स जो हैं न्यूट्रिशन डेफिशिएंट होती है, बच्चे को दूध प्रॉपर नहीं आता है, बच्चे के लिए और उसके लिए भी माँ को ही दोषी समझा जाता है कि माँ अच्छे से दूध नहीं पिला पा रही हैं। तो ये जो पूरी साइकिल है, ये वाले जो मिथ्स हैं, प्लीज़ इसको थोड़ा-सा क्लियर रखिए। माँ के कुछ भी खाने-पीने से बच्चे को नहीं असर पड़ेगा। कोई भी माँ जंक नहीं खाएगी लैक्टेशन के टाइम पे, बट एटलीस्ट उसको प्रॉपर मील तो दें। एक प्रोटीन रिच डाइट, एक जो प्रॉपर अपना कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन का डाइट है, उसको वो तो दें। वरना बिना मिर्च मसाले का खाना आप कितने दिन खा सकते हैं? आप बताइए मुझे? तो मतलब पलक 10% भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि मतलब माँ के कुछ खाने से मतलब बच्चों पे कोई इफ़ेक्ट पड़ता होगा? अकॉर्डिंग टू मी तो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। येस, कभी-कभी ये वाली चीज़ होती है कि हमारा बच्चा किसी चीज़ से एलर्जिक है, जो नहीं पता चलता है इनिशियली। अगर मदर ने वो वाली कोई चीज़ खा ली है, उसकी वज़ह से बच्चा गैसी हो गया है या ऐसा, तो हमें ज़रूर वेट एंड वॉच करना है। आप ये कर सकते हो प्रिकॉशन बतौर कि आपने आफ्टर लैक्टेशन कोई भी नई चीज़ ट्राई की है, तो नेक्स्ट डे अपने बच्चे की सिचुएशन देख लो। अगर उसके बाद ऐसा लग रहा है कि बच्चा हमारा डिस्कम्फर्ट है, गैसी है, तो हम उसको वेट कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी आप वाली चीज़ फिर से ट्राई करो तो एक बार ऑब्ज़र्व कर लो कि ऐसा तो नहीं हो रहा मेरे बच्चे के साथ। बट इस कारण माँ का खाना-पीना पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर देना इज़ नॉट एट ऑल अ गुड चॉइस। तो मतलब आज मतलब बहुत सारे मिथ सबके दूर होने वाले हैं। पलक ये एक जेन ज़ी जनरेशन है और बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होती है कि किस तरह हमें अपने बच्चे को पालना चाहिए, क्या करना चाहिए। मतलब एक्चुअली आज न्यूक्लियर फैमिली भी है तो मतलब देख नहीं पाते हैं कि बच्चे किस तरह से बड़े होते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि हमें किस तरह से बच्चों को पालना चाहिए। मतलब एक बेबी बस आया ही है बॉर्न होके, तो बहुत एंग्ज़ायटीज़ रहती है मन में। किस तरह से एज़ अ डॉक्टर आपको लगता है कि हमें बच्चों को ट्रीट करना चाहिए जैसे ही वो आए हैं इस दुनिया? देखिए मैं कहूँगी जेन ज़ी पॉपुलेशन नहीं, कोई भी अगर कोई भी एज ग्रुप का पेरेंट अभी जो न्यू पेरेंट हुआ है, उन सबको जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है तो बच्चे की टेक केयर करना प्रॉपरली नहीं आती है। हर कोई पेरेंटिंग नई तरीके से ही सीखता है और हर बच्चा अपने पेरेंट्स को नई पेरेंटिंग स्किल सिखाता है। जब बच्चा डिलीवर हुआ है उसको होल्ड करना कैसे है, ये सारी चीज़ें हमें अपने हॉस्पिटल्स में बताई जाती है। नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स हमें ट्रीट करके बताते हैं कि बच्चों को कैसे होल्ड करना है। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग की हमारी पोज़ीशन क्या होनी चाहिए, लैचिंग क्या होनी चाहिए, आजकल बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, जिसमें ये सब चीज़ों का इंट्रोडक्शन पहले से हो जाता है मदर्स को, तो वो हमें काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा हम बच्चों के लिए ओवर प्रिकॉशनरी जो एटीट्यूड है हमारी पॉपुलेशन का भी, जो न्यू पेरेंट्स है, न्यूक्लियर फैमिली है, वो ज़रूर बच्चों को कहीं न कहीं अफ़ेक्ट कर रहा है। पहले के ज़माने में हम देखते थे कि बच्चे जो हैं ओपन में खेल रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। आजकल पहले न्यूक्लियर फैमिली, ऊपर से फ्लैट सिस्टम, बच्चा पूरे समय पैक्ड रहता है। फिर कहीं न कहीं वो बाहर के एटमॉस्फेयर में जाता है ड्यूरिंग प्ले ग्रुप, ड्यूरिंग स्कूल, तो वो एलर्जीज़ के लिए प्रोन हो जाता है क्योंकि उसने उन सब चीज़ों का एक्सपोज़र ही नहीं लिया। बॉडी के लिए वो सारी चीज़ें नहीं है। इस कारण भी बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। आजकल जो बच्चों को परेशानियाँ हो रही है, अपर एयरवे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस क्यों हो रहे हैं? इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? वो इसी रीज़न की वज़ह से हो रहे हैं क्योंकि हमने उनको इतने आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रख रखा है कि उनको नई चीज़ों का एक्सपोज़र ही नहीं है। आई डोंट वांट कि आप बच्चों को पूरी तरीके से खुला छोड़ दें, बट येस आप उनको चीज़ों का एक्सपोज़र करवाएँ। आप उन्हें गार्डन्स लेके जाएँ, आप उन्हें दूसरे बच्चों से मिलवाएँ। पूरे समय उन्हें एक ही आइसोलेटेड जगहों पे फ्लैट्स में स्क्रीन टाइम दिखा-दिखा के नहीं रखना है। मतलब ये भी पलक एक बात है कि लेकिन आज के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बच्चों को फ़ोन देते हैं। मतलब वो खुद या तो इतना बिज़ी है या बच्चों को ट्रीट नहीं करना चाहते हैं, व्हाटएवर द रीज़न इज़। पर एक जनरली ये बात है कि जैसे ही वो बच्चों मतलब आया है आज अपने न इस दुनिया में और 3-4 दिन भी नहीं गुज़रते और आजकल बच्चों को फ़ोन पकड़ा दिया जाता है। आपको क्या लगता है कितना गलत है ये बच्चों को फ़ोन देना और किस उम्र के तक तो एटलीस्ट बच्चों को फ़ोन देना ही नहीं चाहिए? देखिए, स्क्रीन टाइम आजकल का बहुत बड़ा डिज़ास्टर बनता जा रहा है। ड्यू टू स्क्रीन टाइम ओबेसिटी बढ़ रही है, चाइल्डहुड ओबेसिटी, बिहेवियर डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, स्पीच डिले हो रहा है। बिकॉज़ क्या हो रहा है कि हमारा बच्चे को हम स्क्रीन टाइम दे देते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो अब क्या होता है बच्चा परेशान कर रहा है तो हमने उसको फ़ोन पकड़ा दिया, बच्चा भी शांत, हम भी हमारा काम कर रहे हैं।
तो वो मैं पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर रही, बट कहीं न कहीं इस दौरान क्या होता है ना कि बच्चे को ड्यू टू स्क्रीन टाइम वन वे कम्युनिकेशन की आदत हो जाती है, कि हम सामने वाला बोल रहा है, हम सुन रहे हैं, बस इतना ही चलता है। तो जब उसको स्पीच सीखना, बोलना, एक्सप्रेस करने की बारी आती है, तो वो चीज़ नहीं कर पाता। वो उसका शॉर्टकट ढूँढ लेता है। आवाज़ चिल्ला के माँ को बुलाना, इशारे करके सामान ले लेना, और फिर विद टाइम जब वो अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो एंगर इश्यूज़ होते हैं, जिसको अपन टेम्पर टेंट्रम्स बोलते हैं। सर फोड़ना, एग्रेसिव एटीट्यूड दिखाना, चीज़ें तोड़-फोड़ देना। आजकल 3-3 साल के बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे? सिर्फ़ और सिर्फ़ यही रीज़न, डेवलपमेंटली बच्चा एकदम फाइन है। बट क्या हो रहा है कि हमने उसको स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा दिखा रखा है कि इसको वन वे कम्युनिकेशन की आदत है, तो अब वो बोल ही नहीं रहा है। आगे जाके ऑटिज़्म, एडीएचडी, ये सारे जो बिहेवियर इश्यूज़ आए हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी रीज़न्स की वजह से आए हैं, कि बच्चा स्क्रीन टाइम पे चीज़ें देखता है और परेशान होता है। अकॉर्डिंग टू आईएपी 2 साल तक स्क्रीन टाइम रिकमेंडेड ही नहीं है। उसके बाद भी अगर हम रिकमेंड करते हैं तो 30 मिनट्स का स्क्रीन टाइम है, वो भी अंडर पेरेंट सुपरविज़न। तो हमें इस चीज़ का प्योर प्रॉपर्ली ध्यान रखना पड़ेगा कि हम स्क्रीन टाइम को एलिमिनेट ही कर दें बच्चों के जीवन से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस इफ़ेक्ट दे रहे हैं हमारे बच्चे। मतलब ऐसा है ना कि उनके आई साइट पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, मतलब ऐसा कि वो रोशनी जब उनकी आँखों पे पड़ती होगी, तो आपको क्या लगता है, मतलब उन बच्चों को जैसे हाथ में फ़ोन दिया जाता है, उनके आईज़ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता हो? डेफ़िनेटली पड़ता है। जो हमारे न्यूबॉर्न्स होते हैं उनको 2 महीने तक तो दिखता ही नहीं है, ब्लर्ड विज़न रहता है। ग्रेजुअली उनका विज़न अकोमोडेट होता है। बट जो अपने 9 महीने 1 साल के बच्चे हैं जो फ़ोन्स चलाते हैं, पूरे समय टीवी में घुसे रहते हैं, धीरे-धीरे वो और ज़्यादा फ़ोन को एडिक्ट हो जाते हैं। तो आजकल आप देखोगे 2-2 3-3 साल के बच्चों को चश्मा है। और अगर वो चश्मा नहीं लगा रहे हैं तो उनका नंबर और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये चीज़ पता ही पेरेंट्स को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास में जाके पता चलता है जब उनको स्कूल से कंप्लेन आता है। और आजकल तो ये हो गया है कि स्कूल की पढ़ाई भी फ़ोन पे होने लगी है। पूरे-पूरे जो वर्कशीट्स हैं बच्चों के वो फ़ोन और स्क्रीन्स पे आते हैं। तो कहाँ से एक्सपोज़ नहीं होगा ना उनको स्क्रीन टाइम को लेके। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अकोमोडेट करके स्पीच, आई साइट, बिहेवियर, ओबेसिटी, ये सारी चीज़ों के लिए कहीं न कहीं हमारा स्क्रीन टाइम जो है रिस्पॉन्सिबल हो। मतलब ये भी है कि आजकल है ना स्क्रीन टाइम तो ठीक है, पर साथ में ही जैसे आजकल इन्फ्लुएंसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। छोटे-छोटे बच्चों के लिए रील्स बनाना, उनको रील्स में इंक्लूड करना, जिस वजह से उन पर मेकअप लगाना और उनसे पता नहीं कुछ तो भी हरकतें करवाना। क्या ये सही है? आई डोंट रिकमेंड मेकअप्स इन बच्चों के, बिकॉज़ कहीं न कहीं बच्चों की स्किन हमसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है। वन्स अ ब्लू मून फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है, कोई स्कूल फंक्शन है, उसमें आप ये सब चीज़ करते भी हो तो ठीक है। बट क्या होता है अगर आप रील्स और इन सब चीज़ में बच्चों को इंक्लूड करते हैं तो रील इज़ समथिंग जो हम रोज़ घर पे बना सकते हैं। हमारे बच्चे को अगर हम उसमें इंक्लूड कर रहे हैं तो वो रोज़ उसमें इंक्लूड हो रहा है। रोज़ कुछ ना कुछ मेकअप्स और कॉस्मेटिक्स उस पे यूज़ हो रहा है। उससे स्किन रिएक्शन, स्किन इरिथमास, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो डोंट, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ डोंट यूज़ मेकअप ऑन योर बेबीज़। पलक, जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन एक ये भी है कि हमें कौन-सी वैक्सीनेशन यूज़ करनी चाहिए? गवर्नमेंट वैसे ही बहुत सारी वैक्सीन बच्चों को लगा देती है, लेकिन उसके अलावा भी कौन-सी वैक्सीन है जो बच्चों को लगाई जानी चाहिए? देखिए, बीमारियाँ हज़ारों हैं, वैक्सीन्स 25-30 भी नहीं है। तो आई वुड रिकमेंड कि हमें सारी वैक्सीन्स ही लगवानी चाहिए। बट क्या होता है अफ़ोर्डेबिलिटी इश्यूज़ होते हैं, लोगों को अवेयरनेस नहीं है वैक्सीन्स के बारे में, जिसकी वजह से कहीं न कहीं लैग बिहाइंड हो जाता है। अगर आपकी अफ़ोर्डेबिलिटी इश्यू है तो आप एटलीस्ट जो गवर्नमेंट वैक्सिनेशंस हैं वो तो कंप्लीट करवाइए ही। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो तो प्राइवेट में 3 से 4 वैक्सीन्स हैं जो कि आपको लगवानी ही चाहिए। जिसमें होता है टाइफॉइड का एक वैक्सीन, एक होता है हमारा चिकन पॉक्स जिसको हम माताजी कहते हैं, एक होता है हेपेटाइटिस ए दैट इज़ पीलिया का वैक्सीन, और फ्लू का वैक्सीन। ये जो सारी बीमारियाँ हैं, ये इस टाइप की बीमारियाँ हैं, अगर हमारे बच्चे को होगा तो हमारे बच्चे को हॉस्पिटलाइज़ेशन ही होगा। हॉस्पिटलाइज़ेशन में हमारा एकेडमिक लॉस, फाइनेंशियल लॉस, बच्चे का फिजिकल लॉस, ये सारे लॉसेस होते हैं और उन सब चीज़ों से बचा जा सकता है विद वैक्सीनेशन। स्टिल हम कहीं न कहीं ड्यू टू आवर अवेयरनेस इश्यूज़ और व्हाटएवर हम नहीं लगवाते हैं। तो आई वुड रिकमेंड प्लीज़ गेट इन टच विद द पीडियाट्रिशियन एंड गेट दीज़ वैक्सीन्स डन। जनरली ये भी देखते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद बच्चों को बुखार आ जाता है या किसी-किसी को साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं। तो क्या मतलब सभी बच्चों को वैक्सीन लगानी चाहिए, या फिर उनको क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या फिर क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, वैक्सीन्स के साइड इफ़ेक्ट्स 1 लाख में से 1 बच्चे को होते हैं जो कि सीवियर वाले हों। वो भी बहुत ही रेयरली होते हैं। मतलब अगर आपका बच्चा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड है
तो वो आपको डॉक्टर ऑलरेडी सजेस्ट करेगा कि क्या करना है। इसके अलावा जो बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि रेडनेस होना, फ़ीवर आना, ये तो किसी भी वैक्सीन से हो सकता है। बट वो कहीं न कहीं शरीर को इम्यूनिटी पैदा करने का ही तरीका है। वैक्सीन में हम क्या करते हैं, जो अपना वायरस या बैक्टीरिया है, उसको डेड फॉर्म में हमारे शरीर में डालते हैं, ताकि हमारा शरीर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रिपेयर करके रखे। बाद में कभी भी वो इन्फेक्शन हमारे शरीर में घुसेगा, तो वो एंटीबॉडी लड़ने के लिए तैयार रहेगी और वो इन्फेक्शन हमारे शरीर को इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगा। तो एक दिन के बुखार से हम बच्चे को आने वाली कितनी बीमारियों से बचा सकते हैं। तो बुखार के डर से कि दर्द होगा या रोएगा, इस डर से हम वैक्सीन नहीं लगवाएँ, ये तो हमें नहीं ही करना चाहिए। मतलब ये भी बहुत ज़्यादा देखने में आता है कि आजकल बच्चों में ही मतलब पैदा होते हुए बच्चों में शुगर की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, तो ये सब क्या है? मतलब क्यों हो रहा है उन्हें? व्हाट इज़ द मेन रीज़न या रूट कॉज़ बिहाइंड दिस? देखिए पैदा होते से बच्चों में तो ये वाली चीज़ों का मतलब इंसिडेंस बहुत ही कम है। अगर ब्ला होते से हो रहा है तो वो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, दैट इज़ कि हमारे ऑर्गन्स ही डेवलप नहीं हुए हैं, पेनक्रियाज़ में कोई इश्यू है, सो इंसुलिन नहीं बना पा रहा। ये सब रीज़न्स होते हैं। बट येस, लाइफ़स्टाइल की वज़ह से जो इंसिडेंसेस ऑफ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ हैं, जो हमें लेट 40s 50s में मिलते थे, वो शिफ्ट होके अब हमें 30s में मिलने लगे हैं। ये बिकॉज़ ऑफ लाइफ़स्टाइल ही है। क्योंकि पहले जो बच्चे पूरे समय बाहर खेलते थे, बाहर की फिज़िकल एक्टिविटी होती थी, वो कहीं न कहीं रिड्यूस होके स्क्रीन टाइम और टीवी पे हो गई है। जो हमारा हेल्दी खाना होता था, वो शिफ्ट होके जंक और पैकेज्ड फूड पे आ गया है। दूध, हेल्दी ड्रिंक्स ये सब लेते थे, आजकल वो कोल्ड ड्रिंक्स पे शिफ्ट हो गया है। तो इन सब रीज़न्स की वजह से, हमारी लाइफ़स्टाइल की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, कहीं न कहीं इन चीज़ों का इंसिडेंसेस जो है वो अर्ली आने लगे हैं। इसीलिए जो अभी हमारी नई गाइडलाइन आई है कि देयर इज़ नो शुगर एंड सॉल्ट टिल फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, वो इसीलिए है ताकि हम इस चीज़ को इंसिडेंस को थोड़ा-सा और आगे बढ़ा सकें। तो मतलब ऐसा कि जैसे आपने बोला कि बहुत अर्ली आ रहे हैं बच्चों में सिम्पटम्स, तो उन्हें कैसे रोकना चाहिए? मतलब जैसे आपने ये भी बोला कि उनका खाना बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। आपको क्या लगता है कौन-सी एज तक हमें बच्चों को फास्ट फूड देना ही नहीं चाहिए? मतलब एट लीस्ट वो कौन-सी एज है? तब तक तो बच्चों को मैदा, क्योंकि हम ये तो बोल नहीं सकते कि वो खाए ही नहीं, क्योंकि अब जनरेशन ही ऐसी हो गई है। लेकिन एक तो कोई एज होगी कि हाँ भैया 5 साल तक, 6 साल तक तो बच्चों को देना ही नहीं चाहिए, ऐसी कोई एज? देखिए, एट लीस्ट टिल 3 इयर्स हमें पैकेज्ड फूड और बाहर का आइटम नहीं देना चाहिए। उसके बाद अगर हम दे रहे हैं, तो इट शुड बी अ रिस्ट्रिक्टेड थिंग कि हम बाहर जा रहे हैं तो वन्स अ मंथ जा रहे हैं। वन्स अ मंथ जाके बच्चे ने वो चीज़ टेस्ट की है, या हम कहीं वेकेशंस पे गए हैं तब बच्चा वो चीज़ ले रहा है, तो इट्स फाइन। बट हम 2-3 साल से छोटे बच्चों को ये सब चीज़ें लगा रहे हैं। आजकल वो दूध और चाय मिला के दे देते हैं, दूध में चाय मिला के। हाँ, वो तो बहुत। ये बहुत ही कॉमन हुँ। इंसिडेंस है। बट लाइक चाय से और जितना बच्चे ने आयरन लिया है, वो भी खत्म हो जाता है। तो कलर चेंज करना है, तो आप प्रोटीन पाउडर्स यूज़ कर सकते हो आपके बच्चे के दूध में। अब चाय मिलाने की नीड नहीं है। उसके बाद हम बहुत गर्व से कहते हैं, हमारा बच्चा तो दूध में चाय मिला के पीता है, एंड दे कंसिडर इट एज़ अ वेरी गुड थिंग। बट एक्चुअली वो हम अपने बच्चे के लिए हार्म कर रहे हैं, क्योंकि वो आयरन जो उसने थोड़ा बहुत भी डाइट में लिया है, वो भी हमारा एब्ज़ॉर्ब होना बंद हो गया। तो पलक मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम बच्चे को अलग-अलग लेवल पे अलग-अलग तरीके से दूध देते हैं। आपको क्या लगता है बच्चों को कब तक कौन से दूध देना चाहिए और किस तरह से उन्हें दूध देना चाहिए और किस तरह से मतलब वो उनके लिए हेल्पफुल रह सकता है? देखिए, अप टू 6 मंथ्स तो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड बच्चा रहता है हमारा। ब्रेस्ट फीडिंग ही सबसे ज़्यादा अच्छा रिकमेंडेड, बिकॉज़ वो इम्यूनिटी डेवलप करना, एंटीबॉडीज़ देना, सारी चीज़ें जो हमारा ब्रेस्ट मिल्क करता है। कभी किसी मदर को ड्यू टू सम इंस्टेंसेस दूध नहीं आ रहा है, तो येस फॉर्मूला फीड जो है, वो हम उसको रिकमेंड करते हैं। बट उसमें भी हम यही कोशिश करते हैं कि हम जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव एसोसिएशन दिखाएँ मदर को बेबी के साथ, जिसकी वजह से उनको ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर आ पाए। 6 मंथ्स के बाद हम वीनिंग शुरू करते हैं। वीनिंग इज़ कि दूध के अलावा हम चीज़ों को उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वो खाना-वाना सारी चीज़ें शुरू करता है। इस दौरान हमें बच्चे को दूध पे टिपिकली डिपेंडेंट नहीं रखना है, वरना कहीं न कहीं वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की तरफ चला जाएगा। ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बच्चा उस दौरान भयंकर टेम्पर टैंट्रम्स, चिड़चिड़ापन, खाना नहीं खाना, फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ना, पाइका, मिट्टी वगैरह खाना, ये सारी चीज़ों को शो करने लग जाता है। इसकी वजह से पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं। तो आपको 6 मंथ्स के बाद बच्चे को दूध पे डिपेंडेंट नहीं रखना है। फॉल्टी फीडिंग हैबिट्स कि हम बाय गाय का दूध लेके आए हैं, उसमें हमने आधा कटोरी पानी भी मिला दिया है और अब उसकी बॉटल से मिला के शक्कर मिला-मिला के बच्चे को पिला रहे हैं। ये वाली चीज़ें हमें नहीं करनी है। आपको सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करने हैं, आपको
न्यूट्रिशियस खाना देना है, फाइबर रिच खाना देना है। दूध पे डिपेंडेंट बच्चों को जो एक और प्रॉब्लम होती है हमारी कॉन्स्टिपेशन की, जिसकी वजह से हार्ट स्टूल्स होते हैं। हार्ट स्टूल की वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा दर्द होता है पॉटी करने में, और वो पॉटी को रोकता है। उस पॉटी को रोकने की वजह से कहीं न कहीं उसको और ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर होता जाता है, और फिर वो एनल फिशर, ब्लड एंड स्टूल, ये सारी परेशानियों करके अब इसके साइकिल में फँसे। तो आपको ये दूध की जगह फाइब्रस चीज़ों का खाना, फाइबर्स क्या-क्या हो सकते हैं? फाइबर्स हो सकते हैं हमारे वेजिटेबल्स में, हमारे फ्रूट्स में, हमारी स्प्राउट्स में, दालों में, इन सब चीज़ों में। तो हम कहते हैं कि हमारा बच्चा रोटी तो खाता ही है ना, रोटी को सब्ज़ी से लगा के ही खा रहा है। बट वो सब्ज़ी जो है ना, आप हम भी आधा कटोरी, 1 कटोरी से ज़्यादा सब्ज़ी नहीं खा सकते। एक लौकी, 1 गिलकी में तो पूरे घर की गिलकी बन जाती है। आपको लगता है उसमें आपके बच्चे को सफिशिएंट फाइबर मिल जाएगा? आप जब भी उसको सॉलिड्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यू नीड टू मेक श्योर कि आपका एटलीस्ट एक मील प्योरली वेजिटेबल का हो। अब आप उस वेजिटेबल मील में चाहें तो सूप बना के दे सकते हैं, आप चाहें तो वेजिटेबल्स को उबाल के दे सकते हैं, आप चाहें तो उसका करी बना सकते हैं, आप फ्रूट्स में मैश करके दे सकते हैं, आप उसको पील ऑफ करके दे सकते हैं। इन सब चीज़ों के थ्रू आप बच्चे को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस करते हैं, आप उसको कलरफुल, डिलाइटफुल सा एक्सपीरियंस देते हैं कि हमें रोज़ कलरफुल सा अलग सा मील मिल रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों को फाइब्रस डाइट देने में, उसका कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में बहुत हेल्पफुल है। दूध 6 मंथ्स के बाद कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है, कि बस आप एडिशनल, जैसे हम रात में आधा ग्लास, 1 ग्लास दूध पी के सोते हैं, इतना ही हमारा बच्चा पी के सोएगा तो भी उसके लिए सफिशिएंट। अब जब तक हम उसको प्रॉपर सॉलिड डाइट दे रहे हैं तब। मतलब ये भी देखने में आता है कि बच्चों में आजकल एंजाइटी, आपने बहुत सारी प्रॉब्लम ऑलरेडी गिनाई हैं, उसके अलावा भी जैसे एंजाइटी होना, उनको चलने में प्रॉब्लम होना और सर दर्द होना जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स हमने बहुत सारी देखी। व्हाट इज़ द मेजर सॉल्यूशन वी कैन टेक? देखिए, चलने-फिरने का जो इश्यू आप बता रहे हैं कि बच्चे प्रॉपर समय पे डेवलपमेंटली माइलस्टोन नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, कि उन्होंने वॉकिंग जो है उनको 9-10 मंथ्स में होल्ड, मतलब पकड़ के खड़े होना, 11 मंथ्स में सपोर्ट के साथ चलना, 12 मंथ्स में नॉर्मल चलना, ये वाली चीज़ें अगर बच्चा नहीं अचीव कर पा रहा है, तो कहीं न कहीं हमारा विटामिन डी और कैल्शियम का डेफिशिएंसी हो सकता है। क्योंकि हम प्रॉपर सनलाइट एक्सपोज़र तो हमारे बच्चे को देते नहीं हैं। जो कैल्शियम, विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन ओरली उसको मिलना चाहिए, वो उसको कहीं न कहीं नहीं मिला है। साथ में उसको टीथिंग वाली प्रोसेस चल रही है, बच्चा इरिटेट हो रहा है गम स्वेलिंग की वजह से, तो वो डाइट भी प्रॉपर नहीं ले पा रहा है। ये सब चीज़ें मिला के हम उसको कैल्शियम डेफिशिएंट कर देते हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं वो नहीं चल पाता। नेक्स्ट जो हमारी एक मेजर मिस्टेक है, वॉकर इंट्रोड्यूस कर देना। वॉकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है आजकल, बिकॉज़ क्या होता है, हमारा बच्चा होता है छोटा, वॉकर की लेंथ होती है लंबी, तो बच्चा क्या करता है, टो वॉकिंग करना शुरू कर देता है। टो वॉकिंग की वजह से जब उसको वॉकर से हटाते हैं, उसके बाद भी वो टो वॉकिंग करने लग जाता है। नेक्स्ट, वॉकर की वजह से ट्रॉमास भी हो जाता है। बच्चा दौड़ लगाता है, इतने सेफ्टी रहती नहीं है वॉकर में, वो गिरता है मुँह के बल, नाक, कान, मुँह सब जगह उसको चोट लगती है। वॉकर से बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंसी नहीं आ पाती। जो 11 मंथ के बाद बच्चे को खुद से चलने का कॉन्फिडेंस होता है, वो वाली चीज़ उसको नहीं मिल पाती है, तो वो उस पे ही डिपेंडेंट हो जाता है कि मैं कुछ पकड़ के चलूँगा तो मैं नहीं गिर पाऊँगा। ये सारी चीज़ों की वजह से भी कहीं न कहीं बच्चे को चलने-फिरने में परेशानी हो सकती है। तो आपको विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंटेशन विथ योर पीडियाट्रिशियन कंसल्टेशन ज़रूर लेना है। नेक्स्ट आप कह रहे हैं हेडेक की परेशानी। हेडेक जो है ना, ये हमारे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में बहुत कॉमन कॉज़ होता जा रहा है। आजकल 4-4 5-5 साल के बच्चे आ रहे हैं विद अ कंप्लेन ऑफ हेडेक। इस एज ग्रुप में फ्रॉम 3 टू 5 9 इयर्स, 9-10 इयर्स, हेडेक का सबसे कॉमन रीज़न होता है हमारा ब्लरिंग ऑफ विज़न। जो बच्चा समझ नहीं पाता, समझ पाता भी है तो पेरेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। पेरेंट्स को कभी-कभी एक्सप्लेन करता भी है तो सोसाइटी के डर से कि चश्मा लग जाएगा तो हमारा बच्चा कैसा लगेगा, पेरेंट्स इग्नोर करते हैं ये चीज़ें। फिर वो अल्टीमेटली इन द फॉर्म ऑफ हेडेक, इन द फॉर्म ऑफ एकेडमिक लॉसेस और एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है हमारी कम होती है, इस फॉर्म में प्रेज़ेंट करता है, और वो सोशली बच्चे को बहुत डिप्राइव कर देता है। तो स्क्रीन टाइम अगेन हेडेक, ये चश्मा लगने का, आँखों का ब्लरिंग होने का एक बहुत मेजर कॉज़ हो जाता है। दूसरा हमारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाना, डाइट प्रॉपर नहीं लेना, इस रीज़न की वजह से भी हमारे बच्चों को हेडेक हो रहा है। जो छोटे बच्चे हैं, अगर उनको ब्लरिंग ऑफ विज़न है या प्रॉपरली वो नहीं देख पाते हैं, तो वो स्क्विंट भी डेवलप कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को ऊपर प्लीज़ फ़ोकस करें कि कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चे की एक आँख थोड़ी-सी हमें स्क्विंटेड दिख रही है, उसका तुरंत आई चेकअप करवाएँ, क्योंकि बच्चों को अगर प्रॉपरली नहीं दिखता है,
तो कहीं न कहीं आँखों को अडॉप्ट करके स्क्विंट देखने शुरू कर देता है। तो उन चीज़ों पे प्लीज़ फ़ोकस करिए आप। आज हमारे बहुत सारे मिथ टूट रहे हैं कि कैसे माँ की दूध पिलाने से, माँ के खाने से बच्चों पे कोई असर नहीं पड़ता है, कैसे मालिश करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। पलक द लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क कि ऐसे कौन से सबसे टिपिकल केसेस आपने देखे हैं जो आपकी लाइफ में रहे हैं, या ऐसा कि नहीं यार पूरी लाइफ जर्नी में इट्स नॉट अबाउट जस्ट द चाइल्ड, कोई भी ऐसे केसेस जो आपको लगता है कि यार ये किस टाइप का केस था, एक मिथ के कारण ये केस कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया जबकि इतना कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, ऐसे कोई भी 5 केसेस जो आप हमें बताना चाहते हैं? अ, 5 तो नहीं, मैं आपको डेफ़िनेटली मेरा एक जो लाइव एग्ज़ाम्पल मैंने देखा था ड्यूरिंग माय विलेज पोस्टिंग्स, वो मैं आपके साथ डेफ़िनेटली शेयर करूँगी। मेरी एक पेशेंट थी जिसको जॉन्डिस था। जॉन्डिस इज़ हेपेटाइटिस ए, जो कि अपना फॉल्टी वाटर, गंदा खराब खाना, इन्फेक्टेड खाने से हो सकता है। इसकी वजह से कहीं न कहीं हमें एक ट्रस्ट डेवलप होता है, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ आयर स्किन होता है, बच्चा वॉमिटिंग करता है, एब्डोमिनल पेन होता है। बट येस, इट इज़ अ क्यूरेबल डिसीज़ एंड उसमें हम ग्लूकोज़ सप्लीमेंट्स ये सारी चीज़ें करते हैं, बच्चा क्लियर हो जाता है। बट ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, हमें विलेज में ये चीज़ देखने मिली थी कि पेशेंट आया था विद द कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल पेन एंड वोमिटिंग। एक्ट्रेस किसी ने नोटिस ही नहीं किया। वो लेके गए उसको बाबा के पास झाड़-फूँक करवाने, बट द कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल पेन, उसको उसके वो जो पेट वाली जगह थी, वहाँ पे वो दागा गया। जो होता है ना, वो जलाते हैं वहाँ पे उससे, और टिपिकल स्पॉट्स दिख रहे थे इस बच्चे के पेट पे। इससे उन लोगों ने उसको बोला, इससे तुम्हारा पीलिया उतरा है, इससे तुम्हारा जो जॉन्डिस है ये चीज़ उतरेगी और परेशानी खत्म होगी। उस दागने की वज़ह से कहीं न कहीं बच्चे को और इन्फेक्शन हो गया, और उसको ट्रीट करने के लिए हमें और सीवियर एंटीबायोटिक्स और सारी चीज़ें करनी पड़ी। तो प्लीज़ लैक ऑफ अवेयरनेस की वज़ह से अपने बच्चों की जान खतरे में ना डालें। ये बहुत सिंपल बीमारियाँ हैं जो क्यूरेबल हैं, इनके लिए तो वैक्सीन्स भी हैं। अगर आप वैक्सीन्स नहीं अफ़ोर्ड कर सकते तो प्लीज़ एटलीस्ट प्रॉपर ट्रीटमेंट अफ़ोर्ड करिए, जिसकी वज़ह से आपके बच्चे परेशानियों से बच जाएँ। आपने कहा कि अवेयरनेस की कमी है, या यूँ कहें कभी-कभी करने भी नहीं दिया जाता है। मतलब ऐसा कि हमारी फैमिली में पहले से जो बुज़ुर्ग हैं वो हमें करने नहीं देते। बीइंग अ डॉक्टर आपको क्या लगता है, आप भी एज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली हैं, क्या महसूस करती हैं आप? कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही होंगे, और डॉक्टर को तो अपने ही घर में सबसे कम आँका जाता है, तो उनकी बात को तो मानते ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें आपको एज़ अ, मतलब ये पर्सनल क्वेश्चन है बट स्टिल, कि कैसे मैनेज करती हैं आप इन सारी चीज़ों को लेकर? देखिए, मैं मेरी फैमिली की फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हूँ। मेरे मम्मा, पापा, दादा-दादी, नाना-नानी, इनकी पूरे फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं है। आई एम द फर्स्ट वन। अब जो पेरेंट्स हैं ना, उनके लिए उनका बच्चा कोई भी डिग्री ले ले, कितना भी बड़ा हो जाए, बच्चा ही रहता है। तो येस, मेरे पेरेंट्स को भी मुझे कन्विंस करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। मेरे ना ग्रैंड पेरेंट्स को भी कन्विंस करने के लिए डालने पड़ते हैं। वो पार्ट ऑफ लाइफ ही है। मतलब इट्स लाइक ना कि आप आपके घर वालों को कन्विंस नहीं कर सकते। आई जस्ट वांट ये वीडियो वो भी देखे और थोड़ा बहुत समझे। बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच पलक, इट्स वेरी नाइस टू मीट यू। आपने बहुत सारे हमारे मिथ को खत्म किया है। कुछ तो ऐसे थे जो मुझे भी नहीं पता था कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आई होप आपके भी बहुत सारे मिथ टूटे होंगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिले होंगे। और भी ऐसे कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट गेस्ट कौन होना चाहिए वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगेन इट्स वेरी नाइस टू मीट यू। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ट्रूली समझ आया कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और स्पेशली आप सभी को सजेशन है कि आपके बच्चों को लेकर कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो पीडियाट्रिशियन के पास जाइए। आप अपने मन से कुछ मत सोचिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है और वो बहुत अच्छे से आपकी प्रॉब्लम का निराकरण कर सकते हैं। थैंक यू। ये जो इतना इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट आपने देखा है, ये दिखे सिर्फ हम दोनों हैं इसके अंदर, लेकिन इसमें बहुत टीम वर्क ने काम किया है। स्पेशली मैं थैंक्स देना चाहूँगी कि केम्स एंड बालाजी वीडियो फ़िल्म्स को, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। ये जो इतना सुंदर फ़िल्म वर्क आपको दिखा है, वो उन्हीं के द्वारा किया गया है। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको देखनी है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ़ॉलो कीजिए। साथ ही हमारे ऑफिशियल चैनल ऑफिशियल क्लिनिका को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।